लेकिन दर्शकों, आज मैं आपको बताना चाहती हूं, कवि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी में श्री कृष्ण की चेतावनी के रूप में लिखा है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब G20 का सफल आयोजन कराकर दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा था, तब क्या इंडिया अलायंस पर सनातन का नाश की स्क्रिप्ट भारी पड़ती नजर आ रही है? क्या सनातन के नाश की बयानबाजी मोदी की चुनौती के सामने इंडिया अलायंस के विवेक का समाप्त हो जाना है? G20 की सफलता के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय आए तो दूसरी ओर दिल्ली में शरद पवार के घर इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसे बीजेपी ने एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी कहा। इंडिया गठबंधन के 12 दलों की बैठक के बाद जाति जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे उठाए गए, लेकिन सनातन विवाद पर चुप्पी साधी गई। बीजेपी ने सनातन के इस पूरे घमासान को कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी की साजिश भी कहा है। सवाल पब्लिक का है कि क्या जिस इंडिया अलायंस में ना अभी नेता का पता है, ना अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकला है, उसके नेताओं ने सनातन को गाली देकर सिर मुंडाते ओले पड़ने जैसी कहावत साबित कर दी है। सनातन का अपमान, G20 से सम्मान, तो क्या मोदी के लिए 2024 आसान? यही है आज सवाल पब्लिक का। जिस दौर में इंडिया अलायंस के कैंप से सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, HIV और कोढ़ की तरह नष्ट करने के सुर सुनाई पड़े, तो उधर आज ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में महासचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण के समय खुदाई के दौरान मिले प्राचीन मंदिर के अवशेषों की तस्वीर जारी की। इन अवशेषों में प्राचीन मंदिर की टूटी हुई मूर्तियां, शंख, स्वास्तिक, गदा शामिल हैं। अयोध्या पर 500 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से हिंदुओं को न्याय मिल गया, लेकिन सनातन के खिलाफ संग्राम थमा नहीं है। ये बात सनातन को नष्ट करने की राजनीतिक बयानों से उजागर है। इस बीच सनातन के इस आर पार में बीजेपी ने सोनिया गांधी को घेर लिया, तो बचाव में कांग्रेस ने दलितों की आड़ ले ली। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा के ये बयान। जब से एंटोनियो माइनो इस देश में आई हैं, एक साजिश के अंतर्गत इस देश में हिंदू विरोधी गतिविधि चल रहा है। तभी तो सोनिया जी के कहने पर राम के अस्तित्व पर सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाया जाता है। तभी तो सोनिया जी के कहने पर विदेश की भूमि में उनके पुत्र राहुल गांधी जाकर कहते हैं कि ISIS और हिंदुत्व के बीच में किसी प्रकार का फर्क नहीं है। तभी तो उनके कहने पर राहुल गांधी कहते हैं कि सिम्मी से बड़ा खतरा हिंदुइज्म है। ये ऐसे ही हो रहा है क्या? She has written this controversy, murder of Hinduism. नागपुर में एक रिमोट कंट्रोल लेके एक आदमी बैठता है, उसका नाम है मोहन भागवत। आज से 1 हफ्ते पहले मोहन भागवत ने क्या कहा था कि 2000 साल तक समाज के कुछ वर्गों को हमने शोषण किया और वो पार्श्विक उनकी स्थिति हो गई। ये मोहन भागवत के शब्द हैं, मेरे नहीं। DMK कह देता है कि त्रुटियां हैं, कमियां हैं धर्म में, तो आपको बुरा लग जाता है। क्या आप द्रविड़ पार्टियों के खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ हैं, किसके खिलाफ हैं? इंडिया अलायंस सनातन के मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में है। ये मुद्रा इंडिया अलायंस को शेप दे रहे विपक्ष के लिए चुनौती खड़ी कर रहा है। ये चुनौती तब और बढ़ जाती है जब इंडिया अलायंस के नेता तय ही नहीं कर सकते कि उनका नेता कौन है। बिजनेस समिट के लिए स्पेन जाने के बीच रास्ते में दुबई एयरपोर्ट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात हो गई। विक्रमसिंघे ने ममता बनर्जी से क्या पूछ लिया, आप खुद सुन लीजिए। Can I ask you one question? Yes. Are you going to leave the opposition alliance? Oh my God. You are all wondering, huh? It depends on people, you know. She has not answered you. Yes, sir, I answered. No, no, is she going to leave the opposition alliance?
Sir, opposition may be position also. अब ममता जी तो प्रधानमंत्री के लिए तैयार हैं, उधर नीतीश कुमार के भी जो लल्लन सिंह जी हैं अध्यक्ष पार्टी के, वो भी कह रहे हैं वो बनने के योग्य हैं प्रधानमंत्री। इधर अभिषेक बैनर्जी पहुंच नहीं पाए, ईडी में उनको बुलाया गया था और सीट शेयरिंग पर बात वहीं की वहीं ठप। जल्दी करेंगे, कब करेंगे, ना मुंबई में पता था, ना आज दिल्ली में इसकी डेट तय हुई। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, सनातन के मुद्दे पर सोनिया गांधी को घेरने की बीजेपी की रणनीति से क्या इंडिया अलायंस पर दबाव पड़ेगा? क्या ममता बनर्जी ने इंडिया का चेहरा बनने की दावेदारी सामने रखती है? सवाल नंबर 3, सनातन पर घेरे 7 ही चेहरे और सीट शेयरिंग में उलझे इंडिया अलायंस के सामने G20 जैसी सफलता मोदी का एडवांटेज है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक बंसल, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, प्रोफेसर नवल किशोर यादव, प्रवक्ता है आरजेडी के, आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुधांशु त्रिवेदी सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन विवेक बंसल जी, मेरा आपसे सवाल है, उधर कोऑर्डिनेशन मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग, 3 मीटिंग तो बड़ी हो चुकी हैं, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग और हो गई, लेकिन सीट शेयरिंग जो बेसिक मुद्दा है उस पर अभी ना कोई सहमति है, ना कोई डेडलाइन है, ना कुछ बात आगे बढ़ी है। और सवाल यह है कि वहां केरल में, बंगाल में, पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में कहीं भी एक साथ सीट शेयरिंग नहीं होगी, ये घटक दल अलायंस के बोलते चले जा रहे हैं, रोज बयान आते हैं। दूसरी तरफ सनातन पर आपने जंग छेड़ दी है। अब सनातन हिंदू आपको बुरा लगता है तो फिर देश को अच्छा क्या दिखाएंगे? क्योंकि यहां पर एक प्रधानमंत्री हैं जिनका 9 साल का कार्यकाल है और उसके ऊपर G20 की सफलता। अब इसके सामने आपका क्या ऑल्टरनेटिव है जिसमें ना नेता है, ना नीति है, ना सीट शेयरिंग है और ऊपर से सनातन का झगड़ा? देखिए नाविका जी, मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूंगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपका बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण है इंडिया अलायंस को लेते हुए। आपने कहा कि अभी सीट शेयरिंग नहीं, आप लोग ये कह रहे थे कि इसमें कुछ दम नहीं है। आप देखिए, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा जाता है किसी भी अगर गठबंधन को तैयार किया जाता है। अभी चीजें विभिन्न कमेटियां बनी और इस बात को भी आज फिर से दोहराया गया है कि सीट शेयरिंग पे जल्दी फैसला होगा। और तो मैंने उसी को कहा कि अब भोपाल में एक संयुक्त बैठक, संयुक्त जनसभा आयोजित की जाएगी जिसमें समस्त नेता वहां इंडिया अलायंस के उपस्थित होंगे और उसको हम लोग संबोधित करेंगे। ये तो हमारी ताकत है कि इस संगठन में, इस अलायंस में इतने सारे नेता हैं जो प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर सकते हैं, जिनका ये स्तर है। दुर्भाग्य से बीजेपी में आप दूसरा नाम मुझे बता दीजिए, मोदी जी के, आदरणीय मोदी जी के बाद कौन सा नेता है, या होगा भी तो उसकी हिम्मत नहीं है कि उसका नाम लिया जा सके। हमारे आप आदरणीय राजनाथ सिंह जी से पूछ लीजिए कि अगर उनसे कि भाई प्रधानमंत्री बनना तो वो भी अपनी इच्छा रखते होंगे, पर लेकिन इतना दमखम नहीं है कि मुखर रूप से ये इस बात को कह सके। तो यहाँ हर के इच्छा, हर व्यक्ति जो राजनीति में होता है उसके मन में कहीं ना कहीं इच्छा ये ग्रसित करती है कि वो सर्वोच्च पद को सुशोभित कर सके। जहां तक आपने सनातन धर्म को लेकर बात की, कांग्रेस के हमारे आदरणीय वेणुगोपाल जी ने स्पष्ट कर दिया सर्वधर्म समभाव। सनातन धर्म, देखिए, सनातन धर्म आदिकाल से यहाँ बहुतों ने कोशिश कर ली सनातन धर्म को छिन्न भिन्न करने की। उसमें अपनी एक ताकत है, एक सहिष्णुता है और समय समय पे सनातन धर्म में जो कहीं ना कहीं हर धर्म में कुरीतियां उत्पन्न होती हैं उसमें नहीं हुई। रिफॉर्मिस्ट आए, राजा राम मोहन रॉय आए, ईश्वर चंद्र सागर आए, ज्योतिबा फूले का क्यों उत्पत्ति हुई, उन्होंने क्या आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन आपने 100% उनके शब्दों को ले लिया। स्टालिन के अभिप्राय ये था, जो उसका जो मुद्दा था मेन ये था कि अस्पृश्यता को लेके जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आवाज उठाई सबसे पहले और उसके पश्चात बाबा साहब ने
वो आज कहीं नहीं, आज वो जातिवादिता जो है आज हम लोगों को पूरी तरीके से, इसके बावजूद कि कदम उठाए जा रहे हैं, संविधान इस बात को कहता है। आज क्या आप दिल पे हाथ रख के कह सकती है कि ये जातिवादिता या अस्पृश्यता सही माने में मूल रूप से खत्म समाप्त हो गई है? तो उस सब को लेकर कहीं ना कहीं उनकी वेदना थी। आपने पूरे सनातन धर्म को उसमें भाव में ले लिया, तो ये मेरे ख्याल से अनुचित है। सनातन धर्म हम सब लोगों के लिए जीवन मृत्यु का पर प्रश्न है, हम सबकी आस्था है, और सनातन धर्म किसी ना तो आदि आक्रांत आए, उन्होंने पूरा कोशिश की, सनातन धर्म उसी गति से चला, उसी से उसने अपने आगोश में, उसने अपनी व्यापकता को लेके उसने अपने में सबको समायोजित करते हुए आगे बढ़ा है और आगे गति से बढ़ेगा, पर लेकिन संकुचित मानसिकता जो चलिए विवेक बंसल जी, आपने मुझे कहा मेरी बड़ी नकारात्मक भूमिका है इंडिया अलायंस को लेकर। मैं आपको बिल्कुल ये साफ कर दूं, मेरी नकारात्मक भूमिका बिल्कुल नहीं है। अच्छा मैच चाहती है पूरी देश की पब्लिक। हम चाहते हैं कि आप स्ट्रांग हो, अच्छा मैच हो 2024 में, और मैच हो, और लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी ताकत होती है। हम नहीं चाहते कि विपक्ष जो है वो अपना डिसीजन मेकिंग में इतनी देर लगा दें कि दिल्ली फिर बहुत दूर हो जाए। तो नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं है, सकारात्मक है कि एक्सीलरेटर पर पैर रखिए, कुछ बनाइए, कुछ अच्छा सा मैच हो तो पब्लिक को भी मौका मिले कि तय करे ये अच्छा वो अच्छा, ऑल्टरनेटिव अच्छा होगा, तभी तो हमारा लोकतंत्र और स्ट्रांग होगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर 4 या 5 मीटिंग के बाद ना नेता तय होता है, ना सीट शेयरिंग अरेंजमेंट तय होता है, ऊपर से सनातन की एक दुखती रग ये फिर छेड़ देते हैं, और अगर कोई ये मुद्दा उठा दे तो कहते हैं आप लोग बहुत नकारात्मक हैं। अब सुधांशु त्रिवेदी जी, हम नकारात्मक हैं या यहां डिसीजन में टाइम लग रहा है, मुद्दा क्या है? नाविका जी, सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है, अभी तो स्टेट शेयरिंग और थॉट शेयरिंग ही नहीं हो पाई है। अब बताइए, केजरीवाल जी जाके बोल दिए छत्तीसगढ़ में कि साहब भूपेश बघेल तो सबसे करप्ट है, हम तो चुनाव लड़ेंगे, और कल ही उन्होंने घोषणा कर दी हम तो हरियाणा में भी लड़ेंगे। अरे भाई, सीट तो बाद में पहले तय कर लो कौन सी स्टेट में लड़ना है और कौन किस स्टेट में एक दूसरे के पैरों में पड़े रहना है, यही नहीं तय हो पा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस की एक नेत्री बोल दी कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो आम आदमी पार्टी के मंत्री ने बहुत ही मतलब कटु शब्दों में उनकी आलोचना कर दी। अब बताइए, लेफ्ट ने कह दिया कि नहीं हम तो बंगाल में लड़ेंगे ममता जी के खिलाफ। अब समझ ही में नहीं आ रहा है। और अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि ममता बनर्जी जी की सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही, देयर इज नो डेमोक्रेसी। तो प्रॉब्लम इनके साथ यह है कि सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है, और थॉट शेयरिंग की बात देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य, बिहार में जगदानंद सिंह और चंद्रशेखर ऐसे बोलते हैं हिंदू धर्म के खिलाफ, तो इनके ही परमेश्वर बोलते हैं। कर्नाटक में उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं, तमिलनाडु में ए राजा बोलते हैं। नहीं, वो उन्होंने कुछ भी कह दिया, मान्यवर इरेडिकेशन वर्ड कहा, समूल नाश, डेंगू, मलेरिया, मच्छर, कोरोना। अगर सोचिए किसी दूसरे के लिए बोल दिया होता तो क्या होता। इसलिए, और आप कहते नहीं वो तो उस विचार से हम कोई सहमत नहीं है। इनकी तो थॉट शेयरिंग की समस्या बहुत बड़ी है, स्टेट शेयरिंग की समस्या बहुत बड़ी है, सीट शेयरिंग तो अलग समस्या है। ये बात कहते हैं इनका तो वन कोलिशन वन कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा। बताइए, आज तक कोई कोऑर्डिनेटर तो अपॉइंट नहीं हो पाया जो ये तय कर सके। और जो इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है प्रधानमंत्री बनने की स्तर, तो मान्यवर हमारे यहां प्रधानमंत्री का स्तर सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि संविधान ने सबसे ऊंचा स्तर दिया। आपके यहां की तरह नहीं होता कि इच्छा की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री से ऊपर एक पोस्ट क्रिएट की जाए, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, फिर उसका चेयरमैन बनाया जाए, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं हो, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक में हो, और उस रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर वाले का स्टेटस प्रधानमंत्री से ऊपर दिखाया जाए, उसकी फोटोएं विज्ञापनों में प्रधानमंत्री से बड़ी लगे। चूंकि मन में भाव यह था, आशुतोष जी बैठे हुए पुराने पत्रकार हैं, उन्हें याद होगा कि सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती थी क्या? अटल जी की सरकार जब एक वोट से गिरी अप्रैल 1999, याद करिए, वो वीडियो फुटेज अवेलेबल है कि राष्ट्रपति भवन से बाहर आकर उन्होंने कहा था आई एम हैविंग 272।
तो मुलायम सिंह जी विड्रॉ कर गए, वो 20 सांसद लिखित में नहीं दिए तो वो नहीं बन पाई। तो जिनके मन में इच्छा रही, हसरत रही और स्तर नहीं प्राप्त कर पाए, तो प्रधानमंत्री पद का स्तर नीचे करके अपना स्तर ऊंचा करने वाले, आज जो हमारे प्रधानमंत्री का स्तर है ये जनता ने बनाया है, किसी एक्सीडेंट ने नहीं बनाया है, ये जनता की विल ने बनाया है। मोदी जी के बारे में 2006-7 के बाद का कोई सर्वे उठा के देख लीजिए, मिनिमम 50-55% से लेके 65-70% तक जनता ने सदैव कहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को देखना चाहती। ये स्तर होता है, ना कि ये स्तर होता है कि किसी ने अपना स्तर ऊंचा करने के लिए एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर चुनकर दे दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पहले भी आपने यही किया था और आज भी आप उसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। मैं आशुतोष जी, अब आशुतोष जी आपके पास इसलिए आना चाहती हूं क्योंकि आपका जिक्र किया सुधांशु जी ने, और मैं आपसे पूछना यह भी चाहती हूं आशुतोष जी, सवाल यह है कि एक तरफ नेता है, एक तरफ एक सक्सेसफुल G20 हुआ है, और आज आपने अभिनंदन देखा जिस तरह से प्रधानमंत्री का हुआ, पहले कैबिनेट में, अब इस वक्त जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं, ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक जो चल रही है बीजेपी के मुख्यालय में, उसकी तस्वीरें आ रही हैं। तो नेता है, नेता के साथ उसका सक्सेस है, उसका काम है, जनता का सपोर्ट है, पॉपुलैरिटी है, और दूसरी तरफ मुश्किल है कोऑर्डिनेशन करना विपक्ष की इतनी सारी पार्टियों में। मैं नहीं कह रही कि आसान है, मुश्किल जरूर है, लेकिन इतनी मीटिंग्स के बाद अगर बेसिक बैटल लाइंस नहीं तय होंगी तो क्या ऑपोजिशन अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव दिखा पाएगा? और ऊपर से ये जो सनातन का एक इन्होंने शगुफा छोड़ा है, क्या ये इनके एडवांटेज में जाएगा या डिसएडवांटेज में? क्योंकि उधर मोदी जी एडवांटेज पे चल रहे हैं। नविका जी, आपने इतने सारे सवाल पूछ लिए कि मेरे लिए तो 4-5 मिनट लग जाएगा इसका जवाब ही देने में। मुझे पता है आप एंकर रह चुके हैं, संक्षेप में अपनी बात कहना जानते हैं। एंकर रह चुका हूं इसलिए ज्यादा समय लेता हूं टीवी पे आने के लिए। दो चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस पे कोई दो राय नहीं कि G20 की जो शिखर सम्मेलन था वो बहुत ही शानदार था, और उसके लिए सरकार और उनकी टीम को पूरी तरीके से बधाई दी जानी चाहिए। इसमें किसी तरीके से कोई लाग लपेट की गुंजाइश है ही नहीं। दूसरी बात, जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन की बात की है, उसकी निंदा होनी चाहिए, जम के निंदा की जानी चाहिए। किसी भी धर्म के बारे में, किसी की फेथ के बारे में आप पसंद करें ना पसंद करें, एक अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, और अगर कोई करता है तो फिर उसकी निंदा होनी चाहिए। तीसरी बात, जहां तक आपने कोऑर्डिनेशन की बात की है, मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन को एक नया मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी और उसके माध्यम से पोलराइजेशन करने की भी कोशिश करेगी। लेकिन इसका असर ज्यादा से ज्यादा अगर हो सकता है तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया के अंदर हो सकता है, वो भी नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में हो सकता है। बिहार में इसका कुछ असर पड़ेगा मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता। जो आपके बॉर्डर, जो आपके समुद्री इलाके हैं, अगर गुजरात को सिर्फ छोड़ दीजिए तो महाराष्ट्र में इसका असर पड़ेगा, कर्नाटक में असर पड़ेगा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में पड़ेगा या बंगाल में पड़ेगा। मुझे इस बारे में पूरी तरीके से संदेह है। ये अपने आप में एक गलत बयान है। राजनीति के तौर पर इसको जरूर उघाड़ने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक में आपने देखा कि बजरंगबली के मुद्दे को आखिरी समय में जबरदस्त तरीके से उठाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई असर वहां दिखाई नहीं पड़ा। जहां तक कोऑर्डिनेशन की बात है तो कोएलिशन की पॉलिटिक्स में हमेशा दलों के बीच में अंतिम समय तक लड़ाई होती रहेगी। इस बात को सुधांशु त्रिवेदी से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि 2014 के पहले तक कोएलिशन की पॉलिटिक्स बीजेपी करने में महारत हासिल था, और वो अंतिम समय तक फ्रेंडली फाइट हुआ करती थी, मंच शेयर नहीं किए जाते थे, और अंतिम समय तक कैंडिडेट खड़े होते थे, बगावत होती थी, कुर्सियां चलती थी, ये सबको मालूम है। इसलिए मुझे कोई हैरानी की बात नहीं अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर झगड़ा चल रहा है। मैं तो साफ तौर पे कहता हूं दिल्ली के अंदर गठबंधन हो सकता है, पंजाब के अंदर कोई गठबंधन नहीं होगा, और पंजाब के बाद किसी और राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच किसी तरीके का कोई गठबंधन आप सोचिए ही मत। लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, लेकिन दिल्ली में गठबंधन हो सकता है। अब नवल किशोर जी, मैं आपसे पूछ लेती हूं। आशुतोष जी कह रहे हैं नॉर्थ इंडिया में इसका असर हो सकता है। अब दक्षिण में जो कमेंट होता है उसे नॉर्थ इंडिया में अगर कोई इसको उसकी निंदा नहीं करेगा तो नॉर्थ इंडिया में तो असर हो जाएगा। ये तो आशुतोष जी भी मार रहे हैं, और नॉर्थ इंडिया में ही आप कहते हैं बीजेपी का सबसे बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। तो मैं पूछ रही हूं इस वक्त एडवांटेज मोदी है
या एडवांटेज विपक्ष है? और क्या ये सनातन का जो नई जंग छेड़ दी गई है, इसमें अलायंस जो है फंसती चली जा रही है, चाहे आप ना फंसे लेकिन उत्तर प्रदेश, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब इलाकों में कहीं ना कहीं विपक्ष फंसेगा या नहीं? नवल किशोर जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज कट गई। आवाज कट गई। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, बीच में कट गया था। हाँ जी, तो जवाब दीजिए। अब आ रही है। क्या सनातन के मुद्दे के उठाने के बाद उत्तर भारत में आपने बीजेपी को हाथ में लड्डू दे दिया है क्या? देखिए, बीजेपी के लिए लड्डू ही है। अंतिम निष्कर्ष जो होगा वो सत्ता से जाएंगे, ये बीजेपी को पता है। चाहे आप तमाम तरह की बात कहें कि इंडिया गठबंधन में ये कमी है, वो कमी है, ये तमाम तरह की गिनती भाजपा भी कर रही है। जितना आप कर रहे हैं, आपसे ज्यादा एक कदम आगे बढ़ के भाजपा कर रही है कि इनमें तमाम तरह की कमियां हैं। लेकिन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों तरफ के जो सबसे मजबूत दल हैं एक साथ आए हैं, ये पहला सच है जिससे भाजपा घबराई है। दूसरा सच ये है कि जो भी दल उनके उभार में साथ थे, वो चाहे शिवसेना महाराष्ट्र में हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड बिहार में हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे ऐसे तमाम दल जो उनके साथ में थे, एक एक करके वो मजबूत दल उनका साथ छोड़ चुके हैं। तीसरी सच्चाई ये है कि एक ही काम भाजपा ने किया है पिछले 10 साल में, जिसके आधार पे भाजपा की शक्ति बढ़ी है, वो है वो सत्ता का अश्लील प्रदर्शन किया है। जो लोग या जो दल उनके खिलाफ में बात रखा है, उनको उसने सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके और उसको परेशान किया है। तीसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि जिस सनातन धर्म की बात करते हैं, इसमें सुधार का जो अभियान है ऐतिहासिक रहा है। ये आप मजबूरी नहीं समझते हैं आरएसएस का। 2015 में आरएसएस के प्रमुख कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। एक सप्ताह पहले कहते हैं कि जब तक भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। ये दोहरापन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में दिखता है। एक और दोहरापन है जो कि जातिगत जनगणना पे है। बिहार में कहती है कि जनगणना होनी चाहिए और देश में नहीं होनी चाहिए। बिहार कराता है तो उसको रोकने के लिए तमाम तरह का राज्य से लेकर और केंद्र तक वो कोशिश की जाती है कि कैसे वो नहीं हो पाए। तो ये जो दोहरापन है भारतीय जनता पार्टी का, वो दिखा है। देखिए, आप अपनी पार्टी और जेडीयू के बीच में जो संबंध है उसका दोहरापन देख लीजिए। अब ये बता दीजिए, ये जो समाजवादी पार्टी ने नीतीश जी के पोस्टर लगाए हैं कि ये फूलपुर से लड़ेंगे, अब इसके बारे में आपको पता है क्या? और क्या ऐसा हो रहा है क्या वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं क्या? अरे वो नहीं, आप अपने चमत्कारी पत्रकारिता का इस्तेमाल कीजिए। कौन क्या कह रहा है, उस कहने और नहीं कहने का मतलब आप खोजिए उसका। जब जो यहाँ पे सच्चाई है कि सारे दल एक साथ मिलकर अभी तक टिके हुए हैं और उनके सामने आप टिकने वाले नहीं है। जिसका आप प्रशंसा कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी टिकने वाली नहीं है। लेकिन यह मीटिंग बैठक दर बैठक हो रहा है, मुद्दा दर मुद्दा का समाधान हो रहा है। आप अरे मुद्दा दर मुद्दा का समाधान हो रहा है तो ये सुनिए अजय राय जी क्या कह रहे हैं। यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए कितना समाधान। जैसे बार बार अखिलेश यादव जी का बयान आया था कि कांग्रेस के लोग बड़ा मन करें। हम लोगों ने बड़ा मन करके उनका समर्थन किया, सहयोग किया। कई जिले के कार्यकर्ता दिन रात आकर मेहनत किए और घोसी में इंडिया गठबंधन का चुनाव जीता। लेकिन यही उपचुनाव उत्तराखंड में बागेश्वर में हुआ, वहां समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा। तो ये बड़ा मन कांग्रेस दिखा रही है, कांग्रेस सबको लेकर चल रही है। अब ये उनकी सोच है, वो हमारे साथ रहेंगे या क्या करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, बड़ा मन, कितनी आपस में कोऑर्डिनेशन, सब दिख गया। ये आज का बयान है घोसी बनाम बागेश्वर का, अरे अजय राय जी का। सुधांशु त्रिवेदी जी, कम से कम ये देखिए हाँ, नहीं कुछ कहना है क्या नवल किशोर जी? आपको कुछ कहने लायक बचा है क्या अब इसके बाद? इसलिए मैं बताता हूं, वास्तविकता ये है कि कम से कम इसके बाद मुझे गठबंधन में लोग अपनी बात सार्वजनिक पटल पे रख तो रहे हैं। इतनी हिम्मत
एनडीए के किसी घटक दल में है क्या? आप बता दीजिए। किसी को हिम्मत है मोदी जी के खिलाफ में बोलने के लिए? दूसरा दल तो खोल छोड़ दीजिए, इनके अपने दल के नेताओं की हिम्मत है क्या? आपको क्या, आपको मालूम है सुधांशु जी, आप भी नहीं बोल पाएंगे। गजबे रखे हैं आप, तो बहुत गजब रखे हैं आपके यहां। तो जो आपका ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट भी हो, अगर परिवार से थोड़ा वो हो गया तो रामकृपाल यादव को भी टिकट काट दिया। इसलिए कौन किस पे रखता है सबको पता है। जिन पार्टियों ने लोकतंत्र का लबादा ओढ़कर राजतंत्र अपना रखा है, क्यों मंत्री मैं यह बात कहना चाहता हूँ। क्यों किया आपने अपने नवल किशोर जी, आप बोल चुके, अब थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए। आपको समय दूंगी, लेकिन आप सुधांशु जी की बात सुन लीजिए। वास्तविकता बताता हूँ। आप एक अब सवाल सुनिए, तो पूछ लीजिए। अब सुनिए, रामकृपाल जी का नाम ले रहे हैं, उनको मंत्री से बेदखल क्यों कर दिया? क्या निकम्मे थे क्या उनका इस्तेमाल खत्म हो गया? अच्छा, जवाब दीजिए सुधांशु जी। मैं बात बता रहा हूं। अरे टिकट नहीं दिया कि बेटी को टिकट देना है, जबकि बेटा भी मंत्री है, दूसरा बेटा भी मंत्री है, साला भी विधायक था और पत्नी भी मुख्यमंत्री। वाह भैया, परिवार में आधा दर्जन लोगों को देना है, सबको पता। वास्तविकता में देखिए मुद्दा क्या है। देखिए आप नवल किशोर जी, आप गलत बात कर रहे हैं। अब आपके बीच में कोई नहीं बोला, आप लगातार बोल रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। देखिए गलत बात आप बोल रहे हैं। अब मैं बताता हूं अंतर क्या है। आप बोलिए सुधांशु जी, आप बोलिए। ये जो पार्टियां हैं, देखिए वास्तविकता में जो पार्टियां हैं, ये ईमानदारी से देखा जाए तो आरक्षण विरोधी हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी की सत्ता का वास्तविक केंद्र आरक्षित करके रख दिया है, सिर्फ एक परिवार के नाम पर। लालू प्रसाद यादव जी होंगे, गरीब गुरबा की बात करेंगे, और जिस दिन उनको जेल जाना पड़ा, एक गरीब गुरबा नजर नहीं आया जिसको सत्ता दे सके। कितना झूठ बोलिएगा। अरे दलित और अगड़ा तो छोड़िए, पिछड़ों में अन्य जातियां तो छोड़िए। नीतीश कुमार यही आरोप लगा के आए थे कि उनकी जातियों को स्थान नहीं मिल रहा है। अपनी यादव जाति में एक योग्य व्यक्ति नजर नहीं आया जिसको सत्ता दे। मुलायम सिंह जी को भी जब देना था तो अपनी जाति का भी व्यक्ति नजर नहीं आया। वही हाल है करुणानिधि के बाद स्टालिन के बाद उदयनिधि स्टालिन। परमानेंट आरक्षण है, जातिवाद का चूरन देना है और सारा पैसा अपने जेब में अंदर करना है भ्रष्टाचार करके। इसीलिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आपस में कनेक्शन है और तुष्टीकरण का उसके ऊपर मुलम्मा चढ़ा हुआ है, ताकि मुस्लिम्स को उस एंगल के ऊपर साथ में रख सके। और मैं वास्तविकता बताना चाहता हूं, मोदी जी ने बोला है आपको बोलने के लिए। तथाकथित INDA गठबंधन जानते क्यों बनाए नाविका जी? फिर अरे भाई ये तरीका गलत है भाई, लगातार मत बोलिए भाई। नवल किशोर जी, आप प्रोफेसर हैं, आप प्रोफेसर हैं, मर्यादा रखिए ना। नहीं नवल किशोर जी, फिर मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा अगर आप सबको डिस्टर्ब करेंगे। मैं नहीं चाहती कि आपका फेडर डाउन करूं, लेकिन आप बीच में बोलते रहेंगे तो कोई बोल नहीं पाएगा। जी बोले ना, विवेक बंसल जी बोले, और आपको मैंने एक दो बार अलाउ भी कर दिया, आप लगातार बोल रहे हैं। नवल किशोर जी, फेडर डाउन डिसिप्लिन। वास्तविकता यह है कि 2019 के देखिए 2019 के चुनाव में आप देखें तो उत्तर से दक्षिण तक देश की जनता ने परिवारवादी दलों को नकार दिया। याद करिए, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती चुनाव हारी, पंजाब में आइए बादल परिवार के लोग चुनाव हारे, हरियाणा में दोनों हुड्डा हारे, राजस्थान में अशोक गहलोत जी का बेटा हारा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की पत्नी हारी, बिहार में लालू जी की बेटी हारी। अब उसके बाद आप आइए तेलंगाना के CM की बेटी हारी और चंद्रबाबू नायडू का बेटा हारा, देवगौड़ा जी का बेटा हारा, और सबसे बड़े परिवारवाद के प्रतीक राहुल गांधी जी हार गए। तो अब ये लोग डर गए हैं कि ये जातिवाद का चूरन देकर, क्षेत्रवाद का चूरन देकर जो परिवार में संपत्ति इकट्ठा कर रहे थे, अब जनता जागरूक हो गई है। वो दौर गया जब साक्षरता दर 30 और 40% हुआ करती थी, आप लोगों को भरमा ले जाते थे। अब 80% रेट ऑफ लिटरेसी में भरमाना मुश्किल है। लोग सवाल पूछ रहे हैं नवल किशोर जी, इसका आपके पास कोई रिबट है तो अभी कर दीजिए, मैं 30 सेकंड का समय देती हूं। बिल्कुल रिबट है। आप बोलिए, सुधांशु जी से पूछिए कि मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो कमंडल लेकर भारतीय जनता पार्टी क्यों निकली? नंबर 1। नंबर 2, जिस परिवारवाद का बात करते हैं
वो परिवारवाद राज्यवाद है इनके साथ में, इनके घटक दल में है। क्या वहां पर इनके मुंह में दही जमी हुई है? इनके अपने परिवार में 3-3 पीढ़ी के एक ही परिवार से लोग नेता हैं, क्या वो परिवार के पात्र नहीं है? क्या वो लोग नाजायज है? क्या उनके खिलाफ में है? जो इनके घटक दल है वो भी उसी परिभाषा में आते हैं। और ये इलेक्शन कमीशन से ऊपर है क्या? हर राजनीतिक दल को इलेक्शन कमीशन सारा ज्ञान जानकारी के इलेक्शन कमीशन के पास है। क्या उससे ऊपर है? चलिए ठीक है, 20 सेकेंड सुधांशु जी रिबट। एक लाइन में ये सुनिए प्रोफेसर साहब, आप थोड़ा सोच समझ के बोला करिए। मंडल कमीशन कब आया? हाँ, मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। मंडल कमीशन आया 2 या 3 अगस्त 1990 और श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ 9 नवंबर 1989, एक साल पहले। और राम जन्मभूमि का ताला खोलने के लिए रैली हुई 5 अप्रैल 1987। श्री राम जन्मभूमि न्यास का गठन हुआ 1984। क्या बात करने लगते हैं भाई? बिल्कुल, मैं इस पर आ रही हूं, लेकिन मैं विवेक बंसल जी से भी पूछना चाहती हूं। विवेक बंसल जी, मुद्दा आरक्षण है, मुद्दा कास्ट सेंसस है, मुद्दा सनातन धर्म को नीचे दिखाना है, मुद्दा है क्या? और मुद्दा जो कोऑर्डिनेशन का है उसमें आपने अजय राय जी की भी बात सुन ली और समाजवादी पार्टी क्या कर रही है वो भी देख लिया। अब मैं पूछना चाहती हूं, आप हमें नकारात्मक कहते हैं, अजय राय जी तो कहीं नकारात्मक नहीं हो गए। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी हमको बड़ा दिल दिखाने को कह रहे हैं और खुद का दिल इतना छोटा है, हम नकारात्मक हैं। देखिए नाविका जी, मैंने जो कहा, मैं आज भी उस बात को, अभी जो आपने नकारात्मक दृष्टिकोण जरूर है। देखिए, इस तरीके के मतभेद उत्पन्न होते हैं किसी भी घटक दल में, जब संगठन कोई खड़ा होता है या जो अलायंस होता है, गठबंधन होता है, ये समय समय पर इस तरीके के वक्तव्य आते हैं और यही गठबंधन की जो निपुणता होती है या जो उसमें उसको नेतृत्व दे रहे हैं कि इस तरीके के जो स्वर हो उनको शांत किया जाए। अभी तो शुरुआत है, जो अभी हो रहे हैं, अभी वो मुखर हैं, पर लेकिन धीरे धीरे शांत होंगे। चलिए, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आशुतोष जी सब कुछ हो रहा है। आशुतोष जी, हुजूर आते आते कहीं देर ना हो जाए, कुछ ऐसा तो नहीं होगा विपक्ष के साथ? मैं नकारात्मक नहीं हूं, सिर्फ एक जर्नलिस्ट की तौर पर एनालाइज कर रही हूं। आपकी बातों को सुनकर अगर मैं ना हंसूं तो क्या करूं, बताइए मुझे जरा। देखिए, ये जो 28 दल हैं और 28 दलों को एक साथ इकट्ठा करना, उनके साथ सीटों का बंटवारा करना कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और इसमें काफी वक्त लगने वाला है। अगर आपको ये उम्मीद है कि ये दिसंबर तक हो जाएगा तो मुझे तो दिसंबर तक भी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर एक बार ये सिद्धांत के तौर पर तय हो जाए और 400 के आसपास सीटों पर अगर 1-to-1 कंटेस्ट होगा तो फिर सुधांशु त्रिवेदी जी के चेहरे पर जो मुस्कान है वो शायद गायब भी हो सकती है। लेकिन 400 सीटों पर होगा अगर पंजाब नहीं है, बंगाल नहीं है, केरल नहीं है और तमाम राज्य निकाल दिए जाएंगे, हरियाणा वगैरह, तो होगा क्या 400 सीटों पर? पंजाब में तो मेरी तो बिल्कुल स्पष्ट राय है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में किसी तरीके का कोई गठबंधन नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए वहां पे, क्योंकि एक प्रमुख विपक्षी दल है, दूसरा सरकार में है, तो दोनों कैसे एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ना है और यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आ सकती है, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है 2014। बंगाल में भी मुझे लगता है कि कांग्रेस और ममता के हो जाएगा, कि सीपीएम के केरल में तो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने लड़ते रहेंगे, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं। तमिलनाडु, देखिए, जो राज्य कंटेंशियस हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत पैदा करने वाले, वो महाराष्ट्र के अंदर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिहार के अंदर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बंगाल में दिक्कत थोड़ी बहुत आ सकती है, लेफ्ट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कह रही है वहां भी जाएंगे। नहीं, आम आदमी पार्टी कुछ भी दावा कर ले, आम आदमी पार्टी को 0.5% के ऊपर वोट इन राज्यों में न मिला है, न ज्यादा मिलने की कोई उम्मीद है। अगर वहां दावा पेश करती है तो वो गलत करती है। ये सब पोस्चरिंग है, पोस्चरिंग सिर्फ इसलिए है। चलिए, पावर प्ले और पोस्चरिंग तो चल रही है, लेकिन उधर पब्लिक के कई सवाल भी हैं। मैं पब्लिक के सवालों को बिल्कुल हटा नहीं सकती, इसलिए पब्लिक के कुछ सवाल जरूर ले लेते हैं। अमित मोदी का मुंबई से सवाल है, क्या विपक्ष में कोई राहुल को पीएम नहीं बनाने देना चाहता, इसलिए सनातन पर ऐसी बातें हो रही हैं? चेतन शर्मा का रांची से सवाल है, डीएमके जैसी पार्टियों से तो सनातन के सम्मान की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन बाला साहब ठाकरे के पुत्र भी उनके साथ खड़े रहेंगे, इसकी उम्मीद भी नहीं थी। कोई सिर्फ सत्ता
सत्ता के लिए अपनी जड़ों को कैसे खोद सकता है? सतीश चांडक मुंबई से पूछ रहे हैं, कभी सनातन को खत्म करने की बात करते हैं और फिर बोलते हैं बीजेपी को किसने अधिकार दिया? इंडिया अलायंस इतना कंफ्यूज क्यों है? शंभू मिश्रा का आरा बिहार से सवाल है, इंडिया के नेता सनातन धर्म को भला बुरा कह रहे हैं तो फिर इनके उम्मीदवार आखिर क्या मुंह लेकर हिंदुओं से वोट मांगने जाएंगे? नवल किशोर जी सुन रहे हैं ना सवाल दर्शकों के? विनोद कुमार शर्मा का जयपुर से सवाल है, मैं देश का सनातनी नागरिक और मैं विपक्ष से ये जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को मेरे मान सम्मान की परवाह है या नहीं? अगर है तो फिर मेरे धर्म सनातन का अपमान क्यों? और ये सवाल जनता पूछ रही है, ये जनता की आवाज है। अब इसे नकारात्मक मत कहिएगा विवेक बंसल जी, क्योंकि ये जनता की आवाज है। सवाल कई हैं, आप समय लीजिए, बिल्कुल हम इंतजार में रहेंगे कि इंडिया अलायंस कब तय करेगी अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। लेकिन आज मेरे नजरिए में इतना तो तय है कि सनातन का मुद्दा मोदी के सामने इंडिया अलायंस की चुनौती है। याद कीजिए कि 2014 में कांग्रेस की हार के बाद वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी की रिपोर्ट में कहा गया था कि हिंदुओं में कांग्रेस की छवि हार की वजहों में था, और अगर कांग्रेस की ये छवि जो एंटी हिंदू छवि है ये हार के लिए 2014 में था, तो कांग्रेस ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा या नहीं? ये सवाल आज भी जायज है।